कल हम लोग बात कर रहे थे आपका एसआर मुंबई पे, राजस्थान राज्य से लेकर एसआर मुंबई तक ये 356 के संबंध में बातचीत हुई। एसआर मुंबई डिसाइड होना इसलिए जरूरी था क्योंकि राजस्थान राज्य में उन्होंने कह दिया था कि जब भी 356 का प्रयोग हो तब तुरंत अगर राष्ट्रपति विधानसभा को भंग करने का निर्णय ले लेते हैं तो इसमें कोई गलत बात नहीं है। ऐसा 356 के अंतर्गत किया जा सकता है। और जहां तक उनकी उद्घोषणा के न्यायिक पुनर्विलोकन की बात है तो राजस्थान राज्य वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, उसमें यह बात उन्होंने मानी जरूर, जस्टिस भगवती ने इस ढंग की बात कही जरूर कि जुडिशियल रिव्यू संभव है, क्योंकि जो कंडीशन प्रेसिडेंट है 356 के उपयोग के लिए वो क्या है कि राष्ट्रपति का ये समाधान हो गया तो ये दर्शित होना चाहिए कि राष्ट्रपति का वाकई समाधान हुआ है। और चूंकि ये कार्यपालिकी शक्ति का प्रयोग है इसलिए कार्यपालिकी शक्ति के प्रयोग पर जिन आधारों के आधार पर जुडिशियल रिव्यू होता आया है उन आधारों पर कार्यपालिकी शक्ति के प्रयोग के आधार पर इस मामले में भी जुडिशियल रिव्यू होगा, ये कहा जरूर। और एक चीज यहीं पर देख लेंगे, आप दैनिक जीवन में भी कोई भी काम करें और अगर आप ये प्रदर्शित करते हैं कि हमने वो काम उसी लिए किया जिसलिए आप काम करना बताते हैं तो निश्चित तौर पर आपके काम करने के पीछे कुछ आधार मौजूद होंगे और वो आधार कोई भी देखे तो उसे ये समझ में आ जाएगा कि आपको अमुक काम करना चाहिए था या नहीं करना चाहिए। कोई भी हो, कोई भी देखे। हां, इसमें एक संभावना जरूर है और वो संभावना क्या है कि आपका अपना चित्त कितना साहसी है, ये किस प्रकार के चित्त के आप स्वामी हैं, उस प्रकार के चित्त के आधार पर कारणों की अधिकता और कारणों की न्यूनता ये आपको काम करने के लिए उत्प्रेरित कर सकती है। लेकिन ये असंभव है कि कोई कारण ना हो और फिर भी आप कोई काम करें और ये कहें कि हमने ये काम ठीक है विद जस्टिफिकेशन किया है, हमें ये काम करना चाहिए था इसलिए हमने किया, ये असंभव है। और अगर आप ऐसा कहते हो तो आप जस्टिफिकेशन काम का नहीं दे रहे हो बल्कि काम के जस्टिफिकेशन का नाटक ये कर रहे हो। आपका काम तो टोटली अनजस्टिफाइड है। आखिर कुछ तो हो, कोई तो बात हो जिसके आधार पर आपका काम करना उचित मान लिया जाए। ये ठीक है कि व्यक्तित्वों की भिन्नता के कारण अलग अलग लोग अलग अलग मात्रा में कारणों की उपलब्धता के आधार पर उस काम को करने का निर्णय लेंगे। लेकिन ये बिल्कुल असंभव है कि कोई कारण ना हो और कोई किसी काम को करने का निर्णय ले ले। यदि ऐसा होता है तो डेफिनेटली निश्चित तौर पर यह बात कही जा सकती है कि उस व्यक्ति ने जानबूझकर वो काम किया है, परिस्थिति की जरूरत के मुताबिक वो काम किया है। ये बिल्कुल नहीं माना जा सकता।
ये सामान्य जीवन की बात है, और चूंकि ये सामान्य जीवन की बात है इसलिए यही बात राष्ट्रीय जीवन में भी काम आएगी, क्योंकि जीवन तो एक ही जैसा है, जीवन में कोई भिन्नता नहीं होती। आपके साथ दिक्कत, आपके साथ मीनिंग देर भाई, व्यक्तियों के साथ या समाज के साथ या किसी के भी साथ जो दिक्कत है वो ये कि वो जो वैयक्तिक जीवन जी रहा है उसको भी ध्यान से देख नहीं रहा, इसलिए वो ये नहीं देख पा रहा कि जीवन किस ढंग से आगे बढ़ रहा है। सिर्फ इतनी सी बात है, अगर वो चीज समझ ली जाए तो दुनिया का कोई विषय समझना असंभव नहीं रह जाता। प्रत्येक विषय समझा जा सकता है, हर चीज समझी जा सकती है, क्योंकि हर चीज उन्हीं सिद्धांतों से शासित होती चली आ रही। कोई भी चीज कुछ और विशेष प्रकार के सिद्धांतों से शासित होती हो, ऐसी दशा नहीं है। फिर दूसरी चीज, नाटक का एक और प्रकार हो सकता है, और वो नाटक का प्रकार क्या होता है कि आप चीजों की अनुचित व्याख्या करते हो। जिस आधार पर काम करने की बात आप कह रहे हो उस आधार पर कोई भी काम नहीं करेगा। जो आपने किया है और जो आधार आपको उपलब्ध है उस आधार के आधार पर वो काम कोई नहीं करेगा, और यदि ऐसा आपने किया है तो आपने असंगत आधारों पर काम किया है, यह कहा जाएगा। और ये असंगत आधारों पर जो काम का किया जाना है ये दो कारणों से हो सकता है। एक, आप मूर्ख हो, और एक मूर्ख नहीं हो लेकिन आपने उपेक्षा से काम किया है, विदाउट एप्लीकेशन ऑफ माइंड यू हैव एक्टेड। एक बात यह हो सकती है। और तीसरा, जानबूझकर आपने ऐसा किया। अगर जानबूझकर किया है तो यह दुराशय पूर्वक काम करना कहलाएगा। मेलाफाइडली यू आर एक्टिंग मेलाफाइडली, यह कहा जाएगा। और अगर आपने उपेक्षा से ऐसा किया है तो यू हैव एक्टेड विदाउट एप्लीकेशन ऑफ माइंड, यह कहा जाएगा। तीन ही बातें हो सकती हैं, और बस तीन ही बातें कार्यपालिकीय शक्ति के न्यायिक पुनरीक्षण का आधार बनती है। और कार्यपालिकीय शक्ति का प्रयोग कहीं हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। और कार्यपालिकीय शक्ति, इसके बारे में हमने आपसे कई बार चर्चा की है, ये कार्य को वाकई करने की ताकत है। यानी इन एक्चुअल जब काम को किया जाता है तो उस काम को करने के लिए जिस ताकत का इस्तेमाल किया जाता है उसे कार्यपालिकीय शक्ति कहते हैं। और वही बात है कि सिद्धांतों में बात कम समझ में आती है, उसका कोई अनुभव नहीं होता, बात प्रयोग से समझ में आती है, और इसीलिए पाठ्यक्रमों में प्रयोग को स्थान दिया जाता है। हमने आपसे एक दिन चर्चा की थी कि लगातार आपको बताया जाए कि जुआ खेलना एक खराब बात है, नहीं खेलना चाहिए। यह बात आपको उतनी बेहतर तरीके से समझ में कभी नहीं आएगी जितनी बेहतर तरीके से उस दिन समझ में आ जाएगी जिस दिन आप अपना सब कुछ जुए में हार जाएं। उस दिन जितनी बेहतर तरीके से यह बात समझ में आएगी उतनी बेहतर तरीके से कभी नहीं समझ में आएगी। और इससे आम लोग जीवन में हम लोग क्या कहते हैं, जब तक ठोकर नहीं लगेगी तब तक अकल नहीं आएगी। ठीक है ना, ठोकर ही अक्ल के आने का माध्यम बनती है। तो प्रयोग यही एकमात्र तरीका है चीजों को समझने का। तो कार्यपालिकीय शक्ति हम आपको सिद्धांतों में कितना भी समझाएं, लेकिन आप ऐसे समझो जैसे पिताजी ने तय कर दिया ये करना है, यानी पिताजी को आप लेजिस्लेचर मान लें, उन्होंने तय कर दिया ये करना है और ऐसे करना है। इन एक्चुअल अब आप करोगे,
तो करने के लिए जो कुछ आप करोगे वो कार्यपालिकी शक्ति का प्रयोग है। और उसके बाद जब ये तय किया जाएगा कि आपने वही किया और उसी ढंग से किया, तो फिर ये न्यायिक शक्ति का प्रयोग है। और काम के 3 ही भाग होते हैं। ठीक है, तो राजस्थान राज्य वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, इसमें यह स्वीकारा गया कि चूंकि कंडीशन प्रेसिडेंट कि राष्ट्रपति का यह समाधान हो गया, इसलिए समाधान तो उनका होना चाहिए, लेकिन उनका यह सब्जेक्टिव समाधान है। वो कहते हैं मेरा समाधान हो गया, हमें मानना होगा कि उनका समाधान हो गया। उनका समाधान किन आधारों पर हुआ है, उन आधारों के बारे में हम उनसे जानकारी नहीं ले सकते। हम उनसे यह नहीं पूछ सकते क्यों हुआ है समाधान, बताइए तो क्यों। इसलिए नहीं पूछ सकते क्योंकि भाषा ऐसी है, और जो भाषा ऐसी है वो कहती राज्यपाल की रिपोर्ट पर या फिर किसी अन्य सोर्स। अब उनके पास जिस बात के कारण उनका समाधान हुआ है वो किस तरह पहुंचा है हम कैसे जाने। अच्छा, फिर इस मामले में वो कॉन्स्टिट्यूशनल हेड के तौर पर काम कर रहे हैं, इसलिए जो उनका समाधान है वो वास्तव में उनका समाधान नहीं है, वो केंद्रीय मंत्रिमंडल का समाधान है। और केंद्रीय मंत्रिमंडल ने जिन आधारों पर उन्हें यह राय दी है कि आपका समाधान हो जाना चाहिए, वो बात हम नहीं पूछ सकते क्योंकि अनुच्छेद 74(2) है। ठीक है, हम नहीं पूछ सकते कि आपने क्या राय दी। ठीक है, तीसरी बात कि चूंकि 355 ये कहता है कि आप सुनिश्चित करेंगे कि राज्य का शासन संविधान के उपबंधों के मुताबिक चले, इसलिए उन्हें प्रिवेंटिव और क्यूरेटिव दोनों प्रकार के स्टेप्स लेने का हक है। इसलिए कुल मिलाकर स्थिति वहीं की वहीं रहती है कि हम राष्ट्रपति का समाधान हुआ या नहीं हुआ, इस विषय पर बहुत आगे नहीं बढ़ पाते। बस इतना ही कह सकते हैं कि राष्ट्रपति का समाधान हो तभी इस शक्ति का प्रयोग होगा। और चूंकि राजस्थान राज्य वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया में मुकदमा डिसाइड करना था सुप्रीम कोर्ट को, इसलिए उन्होंने मुकदमा तो डिसाइड किया, लेकिन ऑब्जेक्टिवली जो बातें कही, ठीक है, वे देश की जो राज व्यवस्था है कैसी संघात्मक, उसके लिए बहुत फ्रूटफुल साबित नहीं हुई। उन्होंने मुकदमा तो डिसाइड कर दिया, उनका सेंट्रल होम मिनिस्टर ने आपको लेटर लिखा, आप कहते हैं 356 के प्रयोग की भूमिका है, और जब तक राज्य में कोई अनयूजुअल इवेंट न हो जाए तब तक केंद्र को हस्तक्षेप से रोका जाए। तो अनयूजुअल इवेंट तक हम उन्हें प्रतीक्षा करने को कहें, यह हम नहीं कर सकते क्योंकि 355 के लास्ट वर्ड प्रिवेंटिव एक्शन लेने का उन्हें हक देते हैं, इसलिए हम नहीं कर सकते ये। ठीक है, दूसरी बात, ये लेटर सिर्फ सलाह है, डायरेक्टिव नहीं है, और सलाह की कॉन्स्टिट्यूशनलिटी हम ये चेक भी नहीं करेंगे, तो सलाह है, मियर एडवाइस, यू आर फ्री टू फॉलो दैट और नॉट फॉलो टू दैट। ठीक है, तो हमें उससे भी मतलब नहीं, लेकिन 2-3 बातें महत्व की कह दी। एक तो यही बात जस्टिस भगवती की, ठीक है, अथॉरिटेटिव वे में आने लगी कि ठीक है प्रेसिडेंट का समाधान कहा गया है, लेकिन समाधान तो हो, समाधान हो तो कोई आधार तो हो। यानी आधारों की बात शुरू हो गई, और कोई भी बात शुरू हो जाए, यह बड़ी महत्व की बात है, कोई भी बात शुरू हो जाए,
एक बात शुरू हो गई तो फिर वो अंजाम तक जाएगी, फिर वो रुक नहीं सकती, फिर तो जाना ही है उसे। तो इसलिए एक बात शुरू हो चुकी है। उसके अलावा उन्होंने ये कह दिया कि चूंकि राष्ट्रपति को यह ताकत है तो 356 के उपयोग के साथ ही वे विधानसभा को भंग करने का निर्णय यह भी कर सकते हैं। और इसका परिणाम क्या हुआ कि 9 स्टेट्स की राज्य सरकारें 1977 में गई और फिर जब इंदिरा गांधी वापस आई तो 1980 में फिर, ठीक है, कई सारी स्टेट की सरकारें 356 के उपयोग से बर्खास्त कर दी गई। ठीक है, एक चीज और राजस्थान राज्य में आई, हालांकि उसके कारण से बैड इफेक्ट हुआ, लेकिन बात तो अच्छी है, बात तो बेहतर है। उन्होंने ये कहा कि अगर स्पिरिट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक भी राज्य का शासन नहीं चल रहा, भले ही लेटर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक चल रहा है, तो भी माना जाएगा कि राज्य में संवैधानिक तंत्र की विफलता हो गई है, क्योंकि अनडेमोक्रेटिक वे में अगर शासन चल रहा है तो नहीं माना जा सकता। यह भी महत्व की बात है। लेकिन एसआर बोम्मई इसलिए महत्व की चीज है कि एक तो इसमें यह कहा कि डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ द गवर्नमेंट, ठीक है, लोकतंत्रात्मक शासन पद्धति, ये प्राण है भारत के संविधान का। दूसरा, संघात्मक शासन व्यवस्था, इसको सुनिश्चित होना चाहिए। तीसरा, सेकुलरिज्म, यह भी मूल ढांचे का भाग है और इसको सुरक्षित होना ही चाहिए। यानी डेमोक्रेटिक सेटअप, सेकुलरिज्म और फेडरलिज्म, संघात्मक शासन व्यवस्था, यह भारत के संविधान का प्राण है, इसको सुरक्षित होना चाहिए। और आपसे फ्री सब में ये पूछा जाएगा, कभी तो एसआर बोम्मई सेकुलरिज्म के लिए ज्यादा प्रसिद्ध है, वो पूछ लिया जाएगा, लेकिन फेडरलिज्म के लिए भी पूछ लिया जाएगा, ये डेमोक्रेटिक सेटअप के लिए भी पूछ लिया जाएगा। दोनों बातें हो सकती हैं। क्वेश्चन की फ्रेमिंग का तरीका क्या होगा ये हम नहीं बता सकते। जैसे वो ये भी लिख सकते हैं, निम्न में से किन राज्यों में, वो निम्न में से किन वादों में डेमोक्रेटिक सेटअप को भारत के संविधान का मूल ढांचा माना गया है। उन्होंने राजनारायण, इंदिरा गांधी और राजनारायण ने ये दे दिया तो आपको खाली यही पता लगेगा, और दूसरे मुद्दे इंदिरा गांधी, राजनारायण और एसआर बोम्मई दोनों दे दिए और फिर कहा सही चुन दीजिए, तो मोस्ट अप्रोप्रिएट ये वाला ऑप्शन होगा। तो फ्रेमिंग का तरीका क्या होगा हम नहीं बता सकते, वो तो एग्जामिनर पर है। लेकिन एसआर बोम्मई एक मील का पत्थर साबित हुआ, और किस वजह से, हमें तो लगता है ये सेकुलरिज्म की वजह से ज्यादा मील का पत्थर नहीं है। ये मेरी व्यक्तिगत ओपिनियन है, मेरी पर्सनल ओपिनियन है, बल्कि भारत के संघात्मक चरित्र को सुरक्षित करने में इसकी भूमिका ज्यादा है। क्योंकि इसमें जो कुछ कहा उन्होंने, उसकी चर्चा हम लोगों ने कल की थी। एक तो बात यह आई कि उन्होंने कहा बहुमत हमेशा हाउस में परखा जाएगा, आप अपने आधारों पर यह निर्णय नहीं ले सकते कि कोई बहुमत में है या नहीं। हां, यह ठीक है कि बहुमत के अलावा आपका कोई तर्क है कि इस वजह से राज्य का शासन संविधान के उपबंधों के मुताबिक नहीं चल रहा और आप रिपोर्ट भेज रहे, तो दैट इज दी, ठीक है, डिफरेंट मैटर। क्योंकि राज्य का शासन संविधान के उपबंधों के मुताबिक नहीं चल रहा, तो बहुत सारे कारणों से हो सकता है। यूजुअली ये इस वजह से होता है कि बहुमत नहीं बचता, यूजुअली, साधारणतः, बहुधा, लेकिन सिर्फ इसी कारण से होगा ऐसा तो होता नहीं। तो इसलिए क्योंकि बहुधा ऐसा होता है, तो इस अथॉरिटी ने एक चेकिंग का पॉइंट यह पैदा कर दिया कि हाउस में होगा फैसला, बहुमत का सवाल अगर उठ रहा है तो। और जो सबसे महत्व की बात कही है, बाकी तो
लगातार बोला जा रहा है कि साहब कॉन्स्टिट्यूशनल पावर है, मंत्रिमंडल की सलाह पर करेंगे, एक बार हो जाएगा तो 2 महीने के बीच में संसद से अप्रूवल लेना पड़ेगा। ठीक है, ये सारी बातें तो हो ही रही थी, हमेशा से हो रही। तो सबसे महत्व की बात हमें लगती है वो ये है कि आप 2 महीने से पूर्व विधानसभा को भंग करने का निर्णय नहीं लेंगे। राजस्थान राज्य में ये कहा था उन्होंने कि तुरंत भंग करने का निर्णय ले सकते हैं, और ये उन्होंने अपने आप नहीं कहा। यही समझने लायक बात होती है। यहीं पर एक आम आदमी की बुद्धि, एक ला जानने वाले आदमी की बुद्धि से डिफरेंट हो जाती है। उन्हें लगता है ये उन्होंने कहा, नहीं, उन्होंने नहीं कहा। उन्होंने संविधान के उपबंध की सही व्याख्या की। कहे तो ये संविधान रहा था, वो तर्क एसआर बम्बई से पहले व्याख्याकारों के दिमाग में आया ही नहीं। पहली बार व्याख्याकार ठीक आए हैं। जिस चीज की व्याख्या हो रही थी वो तो ऑलरेडी ठीक था, आपकी समझ का दोष था। वही बात है ना, कहते कि अगर किसी ने कुछ जाना है तो वो लोगों को बताएगा या लोगों को समझ में आएगा कि उसने कुछ जान लिया है, तो वो तो बताएगा। जहां तक उसका संबंध है तो वो तो बता सकता है, हालांकि बताएगा तो आधा अधूरा ही बताएगा, क्योंकि अनुभव को अभिव्यक्त करने की जब बात आएगी तो भाषा में करना पड़ेगा, और भाषा असमर्थ है कुछ भी बता पाने में। और एक समस्या और भी है, क्योंकि अनुभव ज्ञानेंद्रियों से होगा। हो सकता है अनुभव आंख ने किया हो सकता है अनुभव कान ने किया हो। ठीक है, क्योंकि दृश्य के रूप में जो मेरा अनुभव है वो दृश्य के रूप में हो, जो मेरा अनुभव है वो ध्वनि के रूप में हो, यह भी संभव है। ठीक है, तो जो मेरा अनुभव है वो स्पर्श के रूप में हो, और जिसे हमें बताना है वो अंधा हो। तो आंख ने जो अनुभव किया वो तो हम बता ही नहीं पाएंगे, फिर हमें उसे वो बताना होगा जो आंख के अनुभव से मेरे अंदर परिवर्तन हुआ है। ठीक है, हमने दृश्य देखा तो हमें खुशी हुई या दुख हुआ। ठीक है, तो खुशी को अभिव्यक्त करने के जो तरीके हैं, नाचना, गाना, बजाना, ये करके हमें उसे बताना होगा कि भाई दृश्य बेहतर था। अब वो तो आंख ही नहीं है उसके पास, तो बताए कैसे? तो अगर जिसने जाना है वो प्रकट करना चाहे अपनी जानकारी को, तो समस्याएं अनंत हैं। सिर्फ भाषा की समस्या नहीं है, जिसे जानकारी देनी है उसकी समझ भी एक समस्या है, उसकी पात्रता भी एक समस्या है, वो कितना पात्र है। तो जहां तक जानकारी देने वाले का संबंध है वो तो अपना काम कर देगा, वो भी आधा अधूरा ही कर सकता है, लेकिन जितना भी कर सकता है करेगा तो ही। लेकिन जितना भी करेगा जरूरी नहीं है कि वो उतना भी उस तक पहुंच जाए जिसे वो दे रहा है। तो ये तो हमेशा से था भारत के संविधान में, लेकिन व्याख्या गलत हो रही थी। पहली बार व्याख्या ठीक हुई और एसआर बम्बई में उन्होंने कहा कि नो, आप तुरंत कैसे भंग कर देंगे। जब यह कहा कि 2 महीने के भीतर पार्लियामेंट्री अप्रूवल जरूरी है और आप विधानसभा को भंगी किए दे रहा है, तो जो मर गया, ये जिसे तुमने मार दिया, वो जिंदा कैसे होगा? अगर मान लो 2 महीने बाद पार्लियामेंट ने अप्रूवल न दिया, पार्लियामेंट ने कहा कि गलत है, तो आप फिर विधानसभा कहां से लाएंगे? वो तो आप भंग कर चुके। तो राजस्थान राज्य में जो सहमति बनी वो यहां बहुत अच्छे कारणों से असहमति में बदल गई, और ऐसा सुप्रीम कोर्ट ने मनमर्जी से नहीं किया, ठीक व्याख्या से किया। यह बहुत बड़ी उपलब्धि है मेरे दृष्टिकोण से, और इसलिए हमें यह लगता है
कि एसआर बोम्मई संघात्मक चरित्र को सुरक्षित करने में ज्यादा कामयाब रहा है, क्योंकि इसके बाद एसआर बोम्मई के बाद 356 का उपयोग हो ही नहीं पाया है। हमें तो याद नहीं पड़ता, अगर कोई विशेष उदाहरण एक दो हो तो हम कह नहीं सकते, लेकिन जहां तक हमें याद पड़ता है 356 का उपयोग अगर हुआ भी होगा तो बहुत मजबूरी होगी, यानी सबको दिख रहा होगा कि अब सरकार नहीं बन सकती, कुछ हो ही नहीं सकता, जैसे अभी मणिपुर में किया है, मणिपुर में किया है। ठीक है, तो जब सबको दिखने लगेगा कि वाकई नहीं हो सकता, तभी हो पाया है, अदरवाइज और जिस लिए वो प्रोविजन रखा गया उसी लिए हो पाया है, उससे पहले हो ही नहीं पाया। तो इसलिए हमें यह लगता है कि एसआर बोम्मई संघात्मक चरित्र को सुरक्षित रखने में ज्यादा कामयाब हुआ है। और उन्होंने कहा कि अगर 2 महीने बाद पार्लियामेंट ने अप्रूवल नहीं दिया तो विधानसभा रिवाइव होगी, और पार्लियामेंट ने अप्रूवल दे भी दिया तो भी अगर जुडिशियल रिव्यू में यह पा लिया गया कि आपने गलत भंग किया था तो विधानसभा रिवाइव हो जाएगी। बस एक बात का उत्तर, क्योंकि हमने एसआर बोम्मई को पूरा, ठीक है, जो उन्होंने डिसाइड किया था केस लॉ यानी लॉ जनरल में नहीं पढ़ा, इसलिए हम इस विषय पर अभी कंफर्म नहीं है कि अगर चुनाव हो गए, मान लीजिए आपने भंग कर दिया, पार्लियामेंट से अप्रूवल भी मिल गया और चुनौती दे दी गई, तो चुनौती में कितना समय लगेगा, इसी भी चुनाव हो गए। हालांकि 3 साल तक चुनाव नहीं कराए जाए ऐसी भी स्थिति है। अभी हम लोग देखेंगे 356 की जो बेयर रीडिंग करेंगे कि 3 वर्ष तक चुनाव न कराने का निर्णय भी लिया जा सकता है यदि राज्य में संवैधानिक तंत्र की विफलता के आधार पर आपातकाल लगा हुआ है। लेकिन अधिकतम 3 वर्ष हो, इस मामले में हमने आपसे कहा था 352 से डिफरेंट भी हो जाती, वहां अनंत काल है, जब तक चाहो नेशनल इमरजेंसी चलाओ, यहां मैक्सिमम 3 ईयर, वहां एक बार में बढ़ेगी 6 महीने, लेकिन चलेगी अनंत काल तक। ठीक है, यहां विधानसभा भंग हो गई, अब नए चुनाव आपको 3 वर्ष के भीतर कराने हैं अधिकतम, और प्रैक्टिकली यह समय सीमा 1 ही वर्ष है। प्रैक्टिकली क्यों? क्योंकि 356 में लिख दिया कि 1 वर्ष से अधिक अगर आप चलाना चाहते हो तो फिर आपको क्या करना पड़ेगा, यह साबित करना पड़ेगा कि देश में इमरजेंसी है, नेशनल इमरजेंसी देश में या उसके किसी भाग में है, और चुनाव आयोग ने यह प्रमाणित किया है कि उस राज्य में चुनाव नहीं हो सकते। ये दोनों स्थितियां होना बड़ा मुश्किल पड़ जाएगा, और ये 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से आया है। तो आज की तिथि पर 1 वर्ष के भीतर तो प्रैक्टिकली और अधिकतम 3 साल तक 356 का चल सकता है, लेकिन इसी बीच अगर नई सरकार आ गई है, ठीक है, तो इस नई सरकार का क्या होगा अगर आपने जुडिशियल रिव्यू में 356 के उपयोग को गलत पाया, तो क्या होगा, इस विषय पर हम स्पष्ट नहीं हैं, क्योंकि मूल रूप से हमने वो केस लॉ नहीं पढ़ा। हालांकि डेफिनेटली उसमें कुछ ना कुछ स्थिति इस संबंध में दी गई होगी, देख लेंगे अगर, ठीक है, पता कर लेंगे क्या स्थिति रहेगी। लेकिन कुल मिलाकर जो संघात्मक चरित्र है, इसे सुरक्षित करने में बड़ा सहायता मिली है। 1997 में या 1999 होगा इस मुकदमे के डिसाइड होने के बाद, क्योंकि 92 में डिसाइड हो गया एसआर बोम्मई। उसके बाद यूपी में कल्याण सिंह मिनिस्टर है, जिसके राष्ट्रपति शासन, ठीक है, लगाने के लिए राज्यपाल ने रिपोर्ट भेजी। उस रिपोर्ट को केंद्र सरकार स्वीकार करने की हिम्मत नहीं कर पाई। उस समय केंद्र में कांग्रेस सरकार थी। लगा कि अगर जुडिशियल रिव्यू में जाएंगे तो फिर हम औचित्य ठहरा नहीं पाएंगे इस बात का, और कल्याण सिंह की मिनिस्ट्री चली। उसके बाद बिहार में, यद्यपि व्यक्तिगत तौर पर हम यह फील करते हैं आज भी कि उस समय लग जाना चाहिए था बिहार में राष्ट्रपति शासन, लेकिन मेरे व्यक्तिगत मान्यताओं से तो कुछ होता नहीं, हमें कुछ भी लगता हो व्यक्तिगत रूप में,
क्योंकि बिहार में जो नंगा नाच उस समय हो रहा था वो अब स्मरणीय है, वो कभी न भूलने लायक है। आईएएस की पत्नी भी सुरक्षित नहीं थी, कोई नहीं सुरक्षित। अपहरण एक उद्योग के तौर पर वहां संचालित था, उसमें अटल बिहारी वाजपेयी ने सिफारिश की थी, लेकिन राज्यसभा में लग गया था कि कांग्रेस विरोध करेगी और हम पास नहीं करा पाएंगे, इसलिए वापस हुआ। ठीक है, तो 356 का प्रयोग लगभग असंभव हो गया, ठीक है ना, लगभग एसआर बम्बई के पास। और यह बहुत बड़ी सफलता है संघात्मक शासन व्यवस्था को सुनिश्चित करने के लिए, इसलिए फाइन एग्जाम्पल माना जाता है जुडिशियल क्रिएटिविटी का। ठीक है ना, तो आज की तिथि पर राज्यों की मशीनरी फेल होने का जो स्थिति है वो इस प्रकार से। अब अगर कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी फेल हो गई और राष्ट्रपति शासन लग गया तो कैसे शासन व्यवस्था चलेगी, इसके संबंध में हम लोग देखते हैं। तो आप देखेंगे 356 एक कि जो ओपनिंग वर्ड्स हैं, ठीक है, तो राष्ट्रपति उद्घोषणा द्वारा ओपनिंग वर्ड्स में उतना लिखा है, यदि राष्ट्रपति का किसी राज्य के राज्यपाल से प्रतिवेदन मिलने पर यह अन्यथा यह समाधान हो जाता है कि ऐसी स्थिति उत्पन्न हो गई है जिसमें उस राज्य का शासन इस संविधान के उपबंधों के अनुसार नहीं चलाया जा सकता। इसी पर सारे केसला में बात हुई है। ठीक है, और अगर यह लग गया कि नहीं चलाया जा सकता तो राष्ट्रपति उद्घोषणा द्वारा फिर एक डिक्लेरेशन वो जारी करेंगे और डिक्लेरेशन के माध्यम से ये का, खा और गा में वर्णित काम वो कर सकेंगे। काम में वो क्या कर सकेंगे, ठीक है, उस राज्य की सरकार के सभी या कोई कृत्य और राज्यपाल में या राज्य के विधानमंडल से भिन्न राज्य के किसी निकाय या प्राधिकारी में निहित या उसके द्वारा प्रयोक्तव्य सभी या कोई शक्तियां अपने हाथ में ले सकेंगे। राष्ट्रपति उद्घोषणा द्वारा राज्य की सरकार की ताकत अपने हाथ में ले लेंगे, राज्य के राज्यपाल की ताकत अपने हाथ में ले लेंगे। ये अलग इसलिए लिखना पड़ा क्योंकि राज्य के राज्यपाल की ड्यूल कैपेसिटी है, वो केंद्र के प्रतिनिधि भी हैं और राज्य की सरकार के प्रमुख भी हैं। जब राज्य की सरकार की ताकत राष्ट्रपति के हाथों में चली गई तो डेफिनेटली राष्ट्रपति वो राज्यपाल की आधी ताकतें तो उनके पास पहुंच गई, लेकिन केंद्र के प्रतिनिधि के तौर पर या विधानसभा को भंग आदि करने का हक जो भारत के संविधान से उन्हें मिला वो अभी नहीं गया है, क्योंकि विधानसभा को भंग करने का निर्णय वो राज्य शासन के प्रमुख के तौर पर नहीं लेते हैं, वो भी राष्ट्रपति के पास जाना चाहिए। इसलिए दो बातें उन्होंने कही कि राज्य की सरकार की समस्त शक्तियां या उनकी कोई शक्तियां, राज्य के राज्यपाल के द्वारा प्रयोक्तव्य सभी शक्तियां और राज्य के विधानमंडल या किसी अन्य प्राधिकारी द्वारा प्रयोग करने वाली प्रयोग किए जाने के लिए आशयित सभी शक्तियां वे अपने हाथ में ले सकते हैं। यानी राज्य का टोटल विधायी और कार्यपालिकी प्रशासन राष्ट्रपति के हाथों में पहुंचा है, अभी और किसी के पास नहीं गया। उद्घोषणा के जारी होते ही ये सारा कुछ उन्होंने अपने हाथ में लिया है, कार्यपालिकी प्रशासन और विधायी, ठीक है, स्थिति विधायी शासन, बाकी कुछ नहीं। न्यायिक उनके पास कभी नहीं आएगा, वो उच्च न्यायालय के पास ही रहेगा। ये दोनों चीजें उन्होंने लेनी है, लेकिन विधायी ताकत के इस्तेमाल, ठीक है, कि जो इजाजत है वो राष्ट्रपति को नहीं होनी चाहिए। विधायी ताकत का इस्तेमाल हमेशा जनता के चुने हुए प्रतिनिधियों के द्वारा ही किया जाना चाहिए। अब विधानसभा तो बची नहीं, चाहे सस्पेंड कर दियो, क्योंकि सस्पेंड तो करेंगे ही करेंगे, ठीक है, क्योंकि 2 महीने में अप्रूवल लेना है, ठीक है, तो विधानसभा तो रहेगी नहीं। जब उन्होंने विधानसभा की सभी शक्तियां अपने हाथों में ले ली तो विधानसभा नहीं रहेगी, इसका मतलब, ठीक है ना। और इसी बात का अर्थान्वयन उन्होंने ये किया था राजस्थान में, राज्य में, कि जब विधानसभा की शक्तियां अपने हाथ में लेंगे तो विधानसभा रहेगी कैसे, उनके हाथ में पहुंच जाएगी तो तुरंत भंग कर सकते हैं, ये कहा। लेकिन एसआर बम्बई में उन्होंने कहा कि नहीं, ये भी तो है 2 महीने बाद अप्रूवल, तो इसका मतलब विधानसभा की शक्तियां आप सिर्फ 2 महीने तक अपने पास रख सकते हैं, उसके बाद अगर संसद तय करती तो बात
अलग है, नहीं है तो अलग बात है। अब आपने अपने हाथों में ले लिया, तो भी कैसे? जनता के प्रतिनिधि, उनका हस्तक्षेप होना चाहिए। तो खाखंड कहेगा, यह घोषणा कर सकेगा कि राज्य के विधानमंडल की शक्तियां संसद द्वारा या उसके प्राधिकार के अधीन प्रयोक्तव्य होंगी। ठीक है, यह घोषणा कर सकेगा। राष्ट्रपति के संबंध में यह कहना थोड़ा ठीक नहीं लगता कि वो संसद को सौंपेंगे, क्योंकि बड़ा आदमी जब होता है तो उसके प्रति सम्मान की भाषा का प्रयोग किया जाता है, क्योंकि उम्मीद यह है कि ये कभी गलत नहीं करेगा, इसलिए कर सकेगा, इन शब्दों के प्रयोग हुए हैं। लेकिन राष्ट्रपति ने इनको सदैव मैंडेटरी ही माना है, क्योंकि ये आपकी भी, ठीक है, वो कहें कि ये आपकी भी जो क्या कहें मर्यादा है, गरिमा है, कि अगर हम आपसे कहें कि अरे जहां मनाए वहां बैठ जाओ, तो तुम पूजा ही घर में जाकर के भगवान के पड़ोस में न बैठ जाओ। अगर ऐसा करो तो उठा के पटके भी जाओगे। अगर हम ये कहें कि अरे आपका जहां मन आए वहां बैठ जाइए, तो तुम हमारे पूजा घर में घुस के जहां हमारे भगवान बैठे वहीं आसन जमा लो, तो तुम्हारे पड़ेगा फिर चनकट, क्योंकि आपको भी अपनी मर्यादा का ध्यान होना चाहिए। और वो फिर होगा, फिर अतिक्रमण माना जाएगा संविधान का, और फिर हो सकता है महाभियोग आए। ठीक है, फिर तो महाभियोग भी आ सकता है। आपके प्रति सम्मान की भाषा का प्रयोग इसीलिए क्योंकि आप नहीं करेंगे ऐसा मानकर चला जाता है। तो ठीक है, विधानसभा की सभी शक्तियां आपने अपने हाथों में ले ली, लेकिन आप ये भी तो देखेंगे भारत का संविधान किस नेचर का है। तो आप संसद को देंगे, आप ये कहेंगे, यानी अपेक्षा ऐसी है कि आप संसद के द्वारा या उसके प्राधिकार के अधीन, यानी संसद एक बिजी बॉडी है, तो हो सकता है वो कह दे कि तुम कर लो, लेकिन अंततः तुम जो कानून बनाओगे वो संसद के समक्ष रखा जाएगा, और संसद को हक होगा कि वो उसमें जैसा चाहे परिवर्तन कर दे। और इसके लिए इस प्रकार की स्थिति चूंकि आती रहती है, तो संसद में एक कमेटी बनाई हुई है, वो इस प्रकार की दशाओं में विधायन का काम करती है, और उसमें जिस राज्य के लिए विधान करना होता है उस राज्य से चुने हुए जितने सांसद होते हैं सबके सब उसमें रख देते हैं, और वही लोग करते हैं। प्रैक्टिकली इसको ऐसे लेते हैं। ठीक है, अच्छा, संसद क्या करती है? संसद को यह मिला, ठीक है, क्योंकि संसद के द्वारा या संसद के प्राधिकार के अधीन, संसद फिर से राष्ट्रपति को दे देती है। ठीक है, क्योंकि वो एक बिजी बॉडी है, और राष्ट्रपति उसी कमेटी से विधायन कराते हैं और फिर संसद के समक्ष रखवा देते हैं, और फिर जैसा परिवर्तन होना है वैसा हो जाता है। तो संविधान का फॉलोअप भी हो जाता है, और स्पिरिट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन उसका फॉलोअप भी हो जाता है। कार्यपालिकी शक्तियां उनके पास रहेंगी, लेकिन विधायी शक्तियां संसद के द्वारा या संसद के प्राधिकार के अधीन प्रयोक्तव्य होंगी। उद्घोषणा जारी करके वो ये कह सकते हैं। अच्छा, राज्य के किसी निकाय या प्राधिकारी से संबंधित इस संविधान के किन्हीं उपबंधों के प्रवर्तन को पूर्णतः या भागता निलंबित करने के लिए उपबंधों सहित ऐसे आनुषंगिक और परिणामिक उपबंध कर सकेगा जो उद्घोषणा के उद्देश्यों को प्रभावी करने के लिए राष्ट्रपति को आवश्यक या वांछनीय प्रतीत हो। वो ये भी कर सकते हैं कि राज्य प्रशासन चलाने के लिए जो भी उत्तरदायी व्यक्ति हैं उनकी शक्तियों को सस्पेंड कर दें, और ऐसे आनुषंगिक और परिणामिक, जब उनकी शक्तियों को सस्पेंड कर दो तो किसी को तो दोगे। ठीक है, ऐसा तो होगा नहीं कि उन शक्तियों का उपयोग कोई नहीं करेगा, कोई तो करेगा। तो जो करेगा उसके बारे में आप जानकारी, ठीक है, उद्घोषणा में दे सकते हो। ऐसे आनुषंगिक और परिणामिक उपबंध कर सकेगा जैसा उसे आवश्यक या वांछनीय प्रतीत हो। कोई प्रतिबंध उस पर नहीं लगाया, सिर्फ एक प्रतिबंध लगाया कि जो उद्घोषणा के उद्देश्यों को प्रभावी करने के लिए, ऐसा कोई काम आप नहीं करेंगे जो उद्घोषणा के उद्देश्यों के विपरीत जाता है। ठीक है ना, यह भी नाटक हो सकता है। आप अक्सर देखोगे विशेषकर सामाजिक संस्थाओं में, वो कहते हैं शिक्षकों को सम्मानित करने का निर्णय ले रहे हैं।
अब शिक्षकों को सम्मानित करने का निर्णय हम ले रहे हैं, इसके दो उद्देश्य हो सकते हैं। एक, आयोजक गण शिक्षकों में अपनी लोकप्रियता बढ़ाना चाहते हैं। दूसरा, वो वाकई शिक्षकों को सम्मानित करना चाहते हैं। अगर उनका उद्देश्य वाकई शिक्षकों को सम्मानित करना है, तो आज की व्यवस्था में हम गारंटी से कह रहे हैं, बिल्कुल गारंटी के साथ, कि वो शिक्षकों में बड़े अलोकप्रिय हो जाएंगे। शिक्षक उनका नाम लेना पसंद नहीं करेंगे आयोजकों का, क्योंकि शिक्षक तो है ही नहीं, वो तो ढूंढने से भी नहीं मिल रहा है। जो मिल रहे हैं वो शिक्षक रूपधारी हैं, शिक्षक नहीं है, ठीक है ना, वो शिक्षक नहीं है, वो शिक्षक रूपधारी हैं। और आप अगर शिक्षकों को सम्मानित करना चाहते हैं तो उनमें से अधिकांश को आपको रिजेक्ट कर देना होगा, और जिसे आप सम्मानित करेंगे हो सकता है उसे शिक्षकों के समाज में कोई सम्मान अर्जित ना हो, क्योंकि शिक्षकों के सम्मान किसे अर्जित होगा? जिसने विभिन्न प्रकार के क्रियाकलाप अपनाकर बहुत सारा पैसा इकट्ठा कर लिया, क्योंकि आप हर चीज को पैसे के, ठीक है, अनुसार तोलने के आदी हो गए। आप आदमी की अच्छाई को भी पैसों के मुताबिक तोल रहे, ठीक है, तो हो सकता है उसे कुछ भी हासिल ना हो। और दूसरा, आयोजक खुद को शिक्षकों के समाज में लोकप्रिय करना चाहते हैं, इसलिए वो शिक्षकों का सम्मान कर रहे हैं। तो वो तरीका क्या अपनाएंगे? हम शिक्षकों को सम्मानित करेंगे जिन्होंने 15 साल सेवा में पूर्ण कर लिए होंगे। अब 15 साल सेवा में उन्होंने पूर्ण थोड़ी किए, 15 साल तो सेवा में पूर्ण हो ही जाएंगे, वो कुछ भी ना करें, ठीक है। शिक्षकों के 15 साल सेवा में पूर्ण तो हो ही जाएंगे, उसमें शिक्षकों का क्या योगदान है? तो वो इस ढंग का निर्णय लेंगे, ठीक है। और 15 साल जिनकी शिक्षा में हो गए होंगे, और समय का गुजरना, समय आप गुजारते थोड़ी हो, समय तो गुजरता है, 15 साल तो गुजर ही जाएंगे। वो सब सम्मानित हो जाएंगे जिन्होंने जीवन में कभी शिक्षक के मानदंडों के अनुरूप एक भी काम नहीं किया, और वो भी सम्मानित हो जाएंगे। और जब ये प्रक्रिया अपनाई जाएगी तो स्वयं आयोजक ये सम्मानित होंगे, शिक्षक होंगे नहीं होंगे हमें नहीं मालूम, और आयोजक बड़े लोकप्रिय हो जाएंगे। और फिर बस वही जो एक बार गधे और ऊंट के बीच परस्पर एक दूसरे की प्रशंसा को लेकर नीति अपनाई गई थी कि गधा कह रहा था ऊंट से कि अहो रूपम, ठीक है ना, और ऊंट जबकि कुबड़ा होता है उसमें कहा रूप, और ऊंट गधे से कह रहा था अहो गुणम, ठीक है। और गधे का रहकना तो किसी को भी बर्दाश्त तो नहीं होता, वो कह रहा था कि क्या आप में गुण है। इसी प्रकार की प्रशंसा चहुं और व्याप्त हो जाएगी। तो काम को करने के उद्देश्य है, ठीक है, इसको ध्यान में रखकर कानून बड़ा शानदार तरीके से बनाया जाता है। इसी का इस उद्घोषणा को प्रभावी करने के लिए जो कुछ जरूरी है वो करने का हक राष्ट्रपति को होगा। उद्घोषणा को नुकसान नहीं होना चाहिए, उद्घोषणा को प्रभावी करने के लिए, ठीक है, सब कुछ करने का। बस यहीं पर जुडिशियल रिव्यू होगा कि व्हाट एवर यू हैव डन, व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ दैट, ठीक है, क्या वो उद्घोषणा को और प्रभावी बना रहा है, और क्या वो उद्घोषणा में जो उद्देश्य, जिस उद्देश्य संविधान के उपबंधों के अनुसार चले, ये उद्देश्य है ना। ऐसा तो कुछ आप उद्घोषणा में नहीं कर रहे जिससे संविधान के उपबंधों के मुताबिक चलने में और दिक्कत आने लगे, ऐसा तो कुछ नहीं कर रहे। तो राष्ट्रपति स्वतंत्र नहीं है, लेकिन एक मर्यादा के भीतर रखते हुए उन्हें स्वतंत्रता भी दी गई है। वही कि भारत की संसद स्वतंत्र संप्रभु है या नहीं, तो जो काम संविधान ने उसे अलॉट किया वहां संप्रभु है, लेकिन संपूर्ण संप्रभु नहीं है, उस पर संविधान की मर्यादा लगी हुई है, ठीक है। तो आप देखेंगे उद्घोषणा को कहता है, परंतु इस खंड की कोई बात
राष्ट्रपति को उच्च न्यायालय में निहित या उसके द्वारा प्रयोक्तव्य किसी शक्ति को अपने हाथ में लेने या उच्च न्यायालयों से संबंधित संविधान के किसी भी उपबंध के प्रवर्तन को पूर्णता या भागता निलंबित करने के लिए प्राधिकृत नहीं करेगी। यद्यपि जरूरी नहीं था ये, परंतु ऊपर उन्होंने कहा कि विधायी लेंगे, कार्यपालिकी लेंगे, तो विवक्षित रूप से वहां ये लिख गया कि न्यायिक नहीं लेंगे, क्योंकि हम आपको बता रहे हैं ये करेंगे, ये करेंगे, ये करेंगे। आपकी गरिमावश ये नहीं बता रहे कि आप क्या नहीं करेंगे। ये आपको समझ लेना चाहिए कि आप क्या नहीं करेंगे। जो हम ये बता रहे हैं ये करेंगे, लेकिन फिर भी मामला इतना महत्व का है कि यहां राष्ट्रपति पर भी विश्वास नहीं किया और परंतु के माध्यम से अभिव्यक्त कर दिया कि आप उच्च न्यायालय की कोई शक्ति नहीं लेंगे। ठीक है ना, क्योंकि जुडिशियल रिव्यू करेगा कौन? वही तो करेंगे, और उन्हीं की शक्तियां तुम खुद ले लोगे, तो फिर तो कुछ बचेगा ही नहीं। इसलिए क्योंकि संविधान का निर्वचन करने के अधिकार चाहिए तो उच्च न्यायालय में, उच्चतम न्यायालय में। तो तुम्हारे इस कार्य का मूल्यांकन कि तुम उद्घोषणा को प्रभावी करने के लिए व्यवस्था कर रहे हो या निष्प्रभावी बनाने के लिए व्यवस्था कर रहे हो, ये तय करने का हक जिसके पास है, उसी की शक्तियां अगर आप ले लोगे तो फिर कैसे चलेगा। इसलिए यहां पर उच्च न्यायालय की शक्तियां बिल्कुल नहीं ली जाएंगी। ठीक है, ये स्थिति है। तो आप देखेंगे अब सबसेक्शन 2, अब सबसेक्शन 2 क्या कहता है? कहता है ऐसी कोई उद्घोषणा किसी पश्चातवर्ती उद्घोषणा द्वारा वापस ली जा सकेगी या उस पर परिवर्तन किया जा सकेगा तो एग्जीक्यूटिव की मर्जी है। आपात लागू करने के लिए प्रक्रियाएं बनाई जाती हैं, और चाहे नेशनल इमरजेंसी हो और चाहे कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी के फेल होने के आधार पर इमरजेंसी हो, कोई इमरजेंसी हो, उसे लागू करने के लिए संसद का अप्रूवल चाहिए, उसे खत्म करने के लिए संसद का अप्रूवल नहीं चाहिए। नेशनल इमरजेंसी में भी हम लोगों ने देखा था, संसद के दोनों सदनों के समक्ष रखी जाएगी, और यदि वह घोषणा को वापस लेने वाली घोषणा नहीं है तो उसे 1 माह के अंदर पारित होना होगा, और यदि लोकसभा भंग हो गई तो प्रथम सिटिंग से 30 दिन के भीतर, अन्यथा वो प्रभावी। यानी लागू करने के लिए हमेशा जो उद्घोषणा की जाएगी उसे अप्रूवल चाहिए, जो खत्म करने के लिए आती है उसे अप्रूवल नहीं चाहिए। आपने लगाया, 15 दिन बाद आपको लगाया, नॉर्मल सिचुएशन है, यू मस्ट रिवोक दैट। अब यहीं पर राजस्थान राज्य, सवाल यह कि 1 में तो तुमने बंद कर दी, अब तुम्हें ही लग रहा है कि सब स्थिति नॉर्मल है, तो लाओगे कहां से? अब विधानसभा तो भंग हो गई, पार्लियामेंट का अप्रूवल छोड़ो। इसका मतलब तुम अपना मन न बदलने के लिए अब विवश हो गए अपनी ही मूर्खता के कारण। इसलिए सार्वभौम ज्यादा बैलेंस डिसीजन है। ठीक है ना, तो कहता है सबसेक्शन 3, इस अनुच्छेद के अधीन की गई प्रत्येक उद्घोषणा संसद के प्रत्येक सदन के समक्ष रखी जाएगी, और जहां वह पूर्ववर्ती उद्घोषणा को वापस लेने वाली उद्घोषणा नहीं है, यानी संसद के समक्ष तो रखी जाएगी पूर्ववर्ती उद्घोषणा को वापस लेने वाली उद्घोषणा भी, लेकिन लागू करने वाली अगर वो है तो सबसेक्शन 3 का संबंध जुड़ेगा। यदि लागू करने वाली नहीं है तो सबसेक्शन 3 का संबंध उससे नहीं जुड़ेगा, रखी जाएगी केवल। ठीक है, वहां वह 2 मास की समाप्ति पर प्रवर्तन में नहीं रहेगी। ठीक है, यदि वह उस अवधि की समाप्ति से पहले संसद के दोनों सदनों के संकल्पों द्वारा उसका अनुमोदन नहीं कर दिया जाता। यानी वही बात है कि वापस लेने वाली है तो संसद के समक्ष रख देंगे, संसद उसका अनुमोदन कर दे तो भी वो प्रभावी रहेगी, और अनुमोदन न करे तो भी वो हमेशा के लिए प्रभावी रहेगी। लेकिन अगर लागू करने वाली है तो संसद के दोनों सदनों के समक्ष रखी ही जाएगी, और 2 महीने के भीतर संसद को अप्रूवल भी देना होगा, अन्यथा वो प्रभावी नहीं रहेगी। ठीक है, अच्छा, परंतु यदि कोई उद्घोषणा, जो बिल्कुल ठीक वैसा ही है जैसा 352 का था, कि इसलिए इसे बहुत व्याख्यायित करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ वेयर रीडिंग कर लेंगे। परंतु यदि कोई उद्घोषणा जो पूर्ववर्ती उद्घोषणा को वापस लेने वाली उद्घोषणा नहीं है, उस समय की जाती है जब लोकसभा का विघटन हो गया है, या लोकसभा का विघटन इस खंड में विनिर्दिष्ट 2 मास की अवधि के दौरान हो जाता है, और यदि किंतु ऐसी उद्घोषणा के संबंध में कोई संकल्प लोकसभा द्वारा अवधि की समाप्ति से पहले पारित नहीं किया गया है,
तो उद्घोषणा उस तारीख से जिसको लोकसभा अपने पुनर्गठन के पश्चात प्रथम बार बैठती है 30 दिन की समाप्ति पर प्रवर्तन में नहीं रहेगी यदि उक्त 30 दिन की अवधि की समाप्ति से पहले उद्घोषणा का अनुमोदन करने वाला संकल्प लोकसभा द्वारा पारित नहीं कर दिया जाता। तो ये 352 जैसी ही स्थिति है, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। और इस प्रकार अनुमोदित घोषणा यदि वापस नहीं ली जाती है तो ऐसी उद्घोषणा के किए जाने की तारीख से 6 मास की अवधि की समाप्ति के उपरांत प्रवर्तन में नहीं रहेगी। यहां भी एक बार में 6 महीने और अधिकतम यहां 1 साल तक, ठीक है। और अगर वो विशेष स्थितियां हो तो 3 साल तक, 3 साल बाद कतई नहीं। और 352 का मामला हो तो बिफोर 44 एक बार पारित कराने के बाद अनंत काल रह सकता था। अब आफ्टर 44 एक बार पारित कराने के बाद भी 6 महीने रहेगा, लेकिन बढ़ाया अनंत काल तक आज भी जा सकता है, ठीक है ना। ये फर्क है। अच्छा, परंतु यदि और जितनी बार उद्घोषणा को प्रभुत्व बनाए रखने का अनुमोदन करने वाला संकल्प संसद के दोनों सदनों द्वारा पारित कर दिया जाता है तो और उतनी बार उद्घोषणा यदि वापस नहीं ली जाती तो उस तारीख से जिसको वह इस खंड के अधीन अन्यथा प्रवर्तन में नहीं रहती 6 मास की और अवधि तक प्रभुत्व बनी रहेगी। किंतु ऐसी उद्घोषणा किसी भी दशा में 3 वर्ष की अवधि से अधिक प्रभुत्व नहीं रहेगी। यानी 1 साल में 6 महीने बढ़ा सकते हो आप, एक बार में 6 महीने लगा सकते हो, बढ़ाना चाहते हो बढ़ा लो, लेकिन मैक्सिमम 3 ईयर, 3 साल के बाद आपको चुनाव कराने ही है, ठीक है। और 3 साल भी नहीं, आगे जो परंतु आ रहा है वो 1 वर्ष इसकी अवधि को, ठीक है, सामान्य दशाओं में सीमित कर देगा। क्या कहता है, परंतु यह और की यदि लोकसभा का विघटन 6 मास की ऐसी अवधि के दौरान हो जाता है और ऐसी उद्घोषणा को प्रभुत्व बनाए रखने का अनुमोदन करने वाला संकल्प राज्यसभा द्वारा पारित कर दिया गया है, किंतु ऐसी उद्घोषणा को प्रभुत्व बनाए रखने के संबंध में कोई संकल्प लोकसभा द्वारा उक्त अवधि के दौरान पारित नहीं किया गया है, तो उद्घोषणा उस तारीख से जिसको लोकसभा अपने पुनर्गठन के पश्चात प्रथम बार बैठती 30 दिन की समाप्ति पर प्रवर्तन में नहीं रहेगी। वैसा ही है, कोई दिक्कत नहीं। आगे देखें, परंतु और भी, ये केवल पंजाब राज्य के लिए, परंतु ये और भी कि आपका पंजाब राज्य की बाबत 11 मई 1857 को खंड 1 के अधीन की गई उद्घोषणा की दशा में इस खंड के पहले परंतु में 3 वर्ष के प्रति निर्देश का अर्थ इस प्रकार लगाया जाएगा मानो वह 5 वर्ष के प्रति हो, ठीक है ना। तब पंजाब में टेररिस्ट, ठीक है, आतंकवाद की समस्या थी, इसलिए ये जोड़ा गया और ये सिर्फ पंजाब के लिए है, हटाया अभी नहीं है, तो सिर्फ पंजाब के लिए है और कुछ भी नहीं है। और हटाया इसलिए नहीं क्योंकि प्रिकॉशनरी चलने दो, क्या फर्क पड़ता है, ठीक है, क्या पता फिर वहां कोई ऐसी स्थिति पैदा हो जाए, तो फिलहाल चल रहा है। और लेकिन ये सिर्फ पंजाब के बारे में है, बाकी पूरे देश के बारे में 3 साल, और 3 साल भी नहीं, ठीक है। आगे क्या कह रहा है, खंड 4 में किसी बात के होते हुए भी खंड 3 के अधीन अनुमोदित उद्घोषणा के लिए किए जाने की तारीख से 1 वर्ष की समाप्ति से आगे किसी अवधि के लिए ऐसी उद्घोषणा को प्रभुत्व बनाए रखने के संबंध में कोई संकल्प संसद के किसी सदन द्वारा तभी पारित किया जाएगा जब ऐसे संकल्प के पारित किए जाने के समय आपात की उद्घोषणा यथास्थिति संपूर्ण भारत में अथवा संपूर्ण राज्य या उसके किसी भाग के प्रवर्तन में है। और यानी केवल इतना ही नहीं है कि आपात की उद्घोषणा प्रवर्तन में है, और निर्वाचन आयोग यह प्रमाणित कर देता है कि ऐसे संकल्प में विनिर्दिष्ट अवधि के दौरान खंड 3 के अधीन अनुमोदित उद्घोषणा को प्रभुत्व बनाए रखना संबंधित राज्य की विधानसभा के साधारण निर्वाचन कराने में कठिनाइयों के कारण आवश्यक है, लगभग असंभव है। 1 वर्ष के बाद, ठीक है, वहां चुनाव न कराना। पंजाब राज्य की स्थिति अलग कर दी, वो 5 ईयर वहां आ गया, अदरवाइज ये 3 ईयर, ठीक है ना। परंतु इस खंड की कोई बात पंजाब राज्य की बाबत, ठीक है, क्या अधीन की गई उद्घोषणा को लागू नहीं होगी, यानी वहां निर्वाचन आयोग प्रमाणित न भी करे तो भी कोई दिक्कत नहीं है, इमरजेंसी हो वहां या न हो, उस सब के संबंध में ये बात लागू नहीं है। ये 356, 357, 358, ठीक है, 357, 356 से ही संबंधित है। कहता अनुच्छेद 356 के अधीन उद्घोषणा के अधीन विधायी शक्तियों का प्रयोग, ठीक है, विधानसभा की शक्तियां ले ली थी राष्ट्रपति ने, तो विधायी शक्तियों का प्रयोग वो किस ढंग से करेगा इस संबंध में 357 क्या कहता है, जहां अनुच्छेद 356(1) के
अधीन की गई घोषणा द्वारा यह घोषणा की गई कि राज्य के विधानमंडल की शक्तियां संसद द्वारा या उसके प्राधिकार के अधीन प्रयोगतव्य होंगी। यानी पहले तो राष्ट्रपति खुद ही ले लेते हैं, फिर वो ये घोषणा करते हैं। नॉर्मली करते ही हैं। क्यों करते हैं? हमने आपको बताया कि संसद शक्तियों का प्रयोग करेगी, और जब संसद शक्तियों का प्रयोग करेगी या उसके प्राधिकार के अधीन शक्तियों का प्रयोग कोई अन्य करेगा, तब जो उसके प्राधिकार के अधीन प्रयोग करेगा या स्वयं संसद करेगी, तो बात ही अलग है। तब 357 लागू होता है। 357 क्या कहता है? वहां राज्य के विधानमंडल की विधि बनाने की शक्ति राष्ट्रपति को प्रदान करने की, और इस प्रकार प्रदत्त शक्ति का किसी अन्य प्राधिकारी को, जिसे राष्ट्रपति इस निमित्त निर्दिष्ट करे, ऐसी शर्तों के अधीन जिन्हें राष्ट्रपति अधिरोपित करना ठीक समझे, प्रत्यायोजन करने के लिए राष्ट्रपति को प्राधिकृत करने की संसद को, यानी संसद को एक शक्ति मिलेगी कि संसद राष्ट्रपति को प्राधिकृत कर दे। काहे के लिए? राज्य के संबंध में विधि बनाने के लिए। और संसद राष्ट्रपति को यह भी ताकत दे दे कि राष्ट्रपति आगे अपनी शक्ति को किसी अन्य को प्रत्यायोजित कर दें। नॉर्मली प्रत्यायोजन के संबंध में यह शक्ति नहीं होती कि जिसे शक्ति प्रत्यायोजित हो वो आगे और प्रत्यायोजन कर सके। सामान्य दशा में यह नहीं होता, लेकिन यहां है। संसद राष्ट्रपति को प्रत्यायोजित कर सकती है, राष्ट्रपति आगे किसी अन्य को, ठीक है, प्राधिकृत करने वाला संकल्प ये संसद ऐसा पारित कर सकती है, और इस प्रकार से शक्ति का प्रत्यायोजन विधायी शक्तियों के संबंध में कर सकती है। और यह भी कर सकती है खुद ही करे उन शक्तियों का प्रयोग, ठीक है। अच्छा, संघ या उसके अधिकारियों और प्राधिकारियों को शक्तियां प्रदान करने या उन पर कर्तव्य अधिरोपित करने के लिए, अथवा शक्तियों का प्रदान किया जाना या कर्तव्यों का अधिरोपित किया जाना, अधिकृत करने के लिए विधि बनाने की संसद को अथवा राष्ट्रपति को या ऐसे अन्य प्राधिकारी को जिसमें ऐसी विधि बनाने की शक्तियां उपखंड का के अधीन निहित हैं। यानी जो विधियां वो बनाएंगे, या जो राज्यों के प्राधिकारियों पर शक्तियां थी जिन्हें राष्ट्रपति ने अपने पास ले लिया था, संसद विधि बनाकर उन सारी शक्तियों को केंद्रीय प्राधिकारियों को दे सकते हैं। अगर मानिए राष्ट्रपति को ही उसमें विधायी शक्तियां प्रत्यायोजित कर दी, तो राष्ट्रपति को यह शक्ति दे सकती है कि वे केंद्रीय प्राधिकारियों पर कर्तव्य और शक्तियां अधिरोपित कर दें। और राष्ट्रपति ने भी आगे डेलीगेशन कर दिया, तो राष्ट्रपति संबंधित प्राधिकारी जिस पर डेलीगेशन वो करेंगे उसे अधिकृत कर सकते हैं कि वो इस प्रकार केंद्रीय अधिकारियों पर, केंद्रीय प्राधिकारियों पर शक्तियों और अधिकारों का प्रत्यायोजन कर सकें, ठीक है ना। अच्छा, और जब लोकसभा सत्र में नहीं है, तब राज्य की संचित निधि में से व्यय के लिए संसद की मंजूरी लंबित रहने तक ऐसे व्यय को प्राधिकृत करने की राष्ट्रपति को शक्ति होगी। यह संविधान स्वयं राष्ट्रपति को शक्ति दे रहा है कि लोकसभा अस्तित्व में नहीं है, और कंसोलिडेटेड फंड ऑफ, ठीक है, स्टेट, जैसे भारत की संचित निधि है, ऐसे प्रत्येक राज्य की संचित निधि थी, उसमें से खर्च होने हैं, तो राष्ट्रपति उसको प्राधिकृत कर सकेंगे क्योंकि संसद अभी सत्र में नहीं है, ठीक है ना। इसलिए ये टेम्परेरी व्यवस्था है, ठीक है ना, कि कौन सी, जो एक्सपेंडिचर को प्राधिकृत करने की है। बाकी तो संसद स्वयं ही कर रही है, तो वो टेम्परेरी नहीं है। केवल खंडगा में जो व्यवस्था है वो टेम्परेरी है। सबसेक्शन 2 कहता राज्य के विधानमंडल की शक्ति का प्रयोग करते हुए अब इफेक्ट बता रही है कि संसद राष्ट्रपति, क्योंकि राष्ट्रपति को अगर विधि बनाने की शक्ति गई तो संसद के प्राधिकार से गई ना। राष्ट्रपति ने आगे प्रत्यायोजन किया, वो भी संसद के प्राधिकार से। तो वो जो कानून बनाएंगे वो हमेशा प्रभावी रहेगा। ये भी 352 से डिफरेंस है, क्योंकि 352 में जब राज्यों के जो विधायी क्षेत्र हैं उन पर अगर संसद कानून बनाती है अनुच्छेद 250 का उपयोग करके, तो जब तक आपातकाल प्रभावी है तभी तक वो विधि प्रभावी है। जैसे ही आपातकाल खत्म, वैसे ही 6 महीने की अतिरिक्त अवधि तक वो प्रभावी रहेगा, फिर वो भी खत्म। पूर्व में जो काम उस विधि के अंतर्गत कर दिए गए उनको छोड़कर उन कामों के लिए तो हमेशा रहेगी, लेकिन बाकी समाप्त मान ली जाएगी। यहां स्थिति अलग है। यहां राज्य के लिए अगर कोई विधि संसद ने बना दी या राष्ट्रपति ने संसद के प्राधिकार के अधीन बना दी तो वो हमेशा प्रभावी रहेगी। हाँ, ये अलग बात है कि राज्य का सक्षम विधानमंडल आ जाए और वो विधि में कोई परिवर्तन कर दे, निरसन कर दे, मॉडिफिकेशन कर दे, तो उस रूप में वो प्रभावी रहेगी, लेकिन ऑटोमेटिकली समाप्त हो ऐसा कभी नहीं होगा, ठीक है। तो कहता राज्य के विधानमंडल की शक्ति का प्रयोग करते हुए संसद द्वारा अथवा राष्ट्रपति
या खंड 1 के उपखंड का में निर्दिष्ट अन्य प्राधिकारी द्वारा बनाई गई ऐसी विधि जिसे संसद अथवा राष्ट्रपति या ऐसा अन्य प्राधिकारी अनुच्छेद 356 के अधीन की गई उद्घोषणा के अभाव में बनाने के लिए सक्षम नहीं होता, यानी राज्य की विधायी शक्ति का प्रयोग उसने किया है, उद्घोषणा के प्रवर्तन में न रहने के पश्चात तब तक प्रवर्तन बनी रहेगी जब तक सक्षम विधानमंडल या अन्य प्राधिकारी द्वारा उसका परिवर्तन या निरसन या संशोधन नहीं कर दिया जाता। ये खूब पूछे जाने वाली बातें हैं, खूब पूछी जाती है, ये हमेशा प्रभावी रहेगी। ये 352 और 356 का अंतर भी है। अब ये आपका 357 तक हो गया और 358 359 तब बताएंगे जब आपका फंडामेंटल राइट ये शुरू हो जाएंगे, ठीक है, जो कि अब बहुत दिन नहीं है शुरू होने में, ठीक है, हमें लगता 15 दिन के बाद शुरू हो जाएंगे। तो तब ये 358 359 बताएंगे क्योंकि ये उसी समय बताने लायक चीजें हैं। और 360 कहता है वित्तीय आपात के बारे में उपबंध। इसमें मुख्य बात सब कुछ वैसा ही है, सब कुछ वैसे, राष्ट्रपति उद्घोषणा करेंगे, ऐसा करेंगे, वैसा करेंगे, 2 महीना यहां भी है, संसद के भीतर पारित कराएं, उसी ढंग से लोकसभा सत्र बनाएं। और चूंकि ये वित्तीय आपातकाल है, इसमें राज्य की विधायी शक्ति संसद के पास नहीं जाएगी, जरूरत नहीं है, ठीक है। हां, इतना जरूर हो जाएगा कि अगर कुछ खर्च राज्य करेंगे, कोई नए टैक्सेस वगैरह लगाएंगे, तो आप देख लें। अच्छा, बाकी तो सब यही है। सबसेक्शन 3 कहता है उस अवधि के दौरान जिसमें खंड 1 में उल्लिखित उद्घोषणा प्रवृत्त रही है, संघ की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार राज्य किसी राज्य को वित्तीय औचित्य संबंधी ऐसे सिद्धांतों का पालन करने के लिए निर्देश देने तक जो निर्देशों में विनिर्दिष्ट किया जाए और ऐसे अन्य निर्देश देने तक होगा जिन्हें राष्ट्रपति उस प्रयोजन के लिए देना आवश्यक समझे, ठीक है। क्योंकि वित्तीय आपातकाल है, इसलिए केंद्र यह निर्देश दे सकेगा कि आप ये खर्च नहीं करेंगे, गाड़ी से नहीं चलेंगे, जो भी निर्देश वो देना उस उद्देश्य के लिए जरूरी समझें वो निर्देश दिए जा सकें, उस उद्देश्य के लिए। जिनका संबंध उस उद्देश्य से नहीं है वो नहीं दे सकेंगे। यानी राज्यों की अन्य व्यवस्थाएं एकदम ठीक चलती रहेंगी, उस संबंध में कुछ भी नहीं। 250 में कोई कानून बनाने की कोई ताकत नहीं होगी, बस कार्यपालिका निर्देश। और सबसेक्शन 4 की ताकत है, क्या कहता है, संविधान में किसी बात के होते हुए भी ऐसे किसी निर्देश के अंतर्गत क्या क्या हो सकता है, किसी राज्य के कार्यकलाप के संबंध में सेवा करने वाले या किसी वर्ग के व्यक्तियों के वेतन या भत्तों में कमी की अपेक्षा करने वाले उपबंध, किसी भी सेवा, ठीक है। यानी इसमें सुप्रीम कोर्ट चीफ जस्टिस और फलाना डिमाका सबको ही आ गया, कोई भी हो, क्योंकि देश से बड़ा कोई भी नहीं है, ठीक है। तो अगर वित्तीय स्थिति है तो फिर ऐसी स्थिति आएगी। धन विधेयकों या अन्य ऐसे विधेयकों को जिनको अनुच्छेद 207 के उपबंध लागू होते हैं, राज्य के विधानमंडल द्वारा पारित किए जाने के पश्चात राष्ट्रपति के विचार के लिए आरक्षित किए जाए, ठीक है, ऐसा उपबंध किया जा सकता है। यानी धन से संबंधित सारे मामले उनके विचार के लिए आरक्षित किए जाएं। वो निर्देश भी दे सकेंगे कि आप पैसा ऐसे से बचाएंगे, बाकी कुछ नहीं। राष्ट्रपति उस अवधि के दौरान जिसमें इस अनुच्छेद के अधीन दी गई उद्घोषणा प्रवृत्त रहती है, संघ के कार्यकलाप के संबंध में सेवा करने वाले सभी या किसी वर्ग के व्यक्तियों के जिनके अंतर्गत उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालयों के न्यायाधीश भी हैं, वेतनों और भत्तों में कमी करने के लिए निर्देश देने के लिए सक्षम होगा। बिल्कुल नहीं मिलेगा ऐसा निर्देश नहीं देंगे, क्योंकि मार थोड़ी डालोगे किसी को कमी करने का। अब कमी किस सीमा तक ये नहीं लिखा है, लेकिन एक इंप्लाइड सीमा दिखाई देती है कि जितना उनके जीने के लिए जरूरी हो उतने को छोड़कर। ये आपका इमरजेंसी आज खत्म हुआ और सोमवार को हम लोग कोऑपरेटिव फेडरलिज्म पर बात करेंगे। मुझे लगता है 2-3 दिन लगने चाहिए उसमें, और हम कोशिश करेंगे कि व्यापार संबंधी उपबंध भी खत्म हो, लेकिन हम ये मानकर चल रहे हैं 10 से 12 दिन, अगर ईश्वर ने चाहा तो 10 से 12 दिन और लगेंगे। उसके बाद फंडामेंटल राइट ये शुरू हो जाएगा, फिर देखेंगे।